नमस्कार। मोदी का विकल्प कौन, इस सवाल के जवाब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 2024 की लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही सियासी हलकों में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन नेता उनकी जगह लेगा। बीजेपी समर्थक भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कौन से विकल्प होंगे। यह स्वाभाविक है कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई। इस सवाल के जवाब में करीब 25% से ज्यादा लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। लगभग 19% लोगों ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में सहमत जताई। तीसरे स्थान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। सर्वे के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13% वोटों के साथ भगवा पार्टी में शीर्ष स्थान के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 5% लोगों ने पसंद किया है। इंडिया टुडे ग्रुप के हालिया सर्वे में अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी 25% की रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले मूड ऑफ द नेशन सर्वे की तुलना में कम है। यह सर्वे 15 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 के बीच किया गया। इसमें देश के करीब 543 लोकसभा क्षेत्रों के 40,591 लोगों ने हिस्सा लिया। इंडिया टुडे ग्रुप का यह सर्वे हर 6 महीने में किया जाता है। पिछले 2 सर्वे में 28% और 29% लोगों ने पीएम मोदी के बाद अमित शाह को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना। अगस्त 2024 के सर्वे में यह भी पता चला कि दक्षिण भारत के करीब 31% ज्यादा लोगों का मानना है कि अमित शाह पीएम मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में सबसे अच्छे विकल्प हैं। देश भर में 25% सपोर्ट की तुलना में दक्षिण भारत में अमित शाह को 31% समर्थन मिला है। हालांकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रेटिंग में गिरावट के साथ यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि फायदा किसे हो रहा है। सर्वे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में लोकप्रियता हासिल करने में तेजी लाई है। जबकि पीएम मोदी केंद्र की राजनीति में आए तब शाह ने पूरा साथ देने का काम किया। पहले बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को 2/3 राज्यों में जीत दिलाई। इसके बाद 2019 में गृह मंत्री के रूप में भी कई बड़े फैसले लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला हो, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी को मिलता है तो वह अमित शाह ही हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव का श्रेय भी अमित शाह को जाता है, जिन्होंने संसद में इस बिल के पक्ष में ऐसा भाषण दिया कि पीएम मोदी ने शाह की तारीफ करते हुए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। भारत को एक हद तक जातिगत राजनीति से उबारने का श्रेय भी अमित शाह को दिया जा सकता है, जो इस मामले में पीएम मोदी के सिपह सालार बने हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। पिछले 4 दशक से राजनीति में सक्रिय रहे अमित शाह ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती, दोनों की जोड़ी भी सियासत का एक अहम हिस्सा है। अमित शाह का जिक्र होगा तो मोदी का नाम आना जरूरी है। इसी तरह अगर पीएम मोदी की बात की जाएगी तो बिना अमित शाह के वह पूरी नहीं हो सकती। कई सालों से इन दोनों नेताओं ने साथ मिलकर बीजेपी की सियासी गाड़ी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण सरकार और संगठन के साथ ही लोगों का अमित शाह को लेकर लगातार भरोसा बढ़ता रहा है। अमित शाह पर चुनाव प्रबंधन से लेकर भारत के लोगों का दिल जीतने का भी ऐसा भरोसा है कि जो टूटे नहीं टूट रहा है। इसीलिए अमित शाह को बीजेपी में जमीनी राजनीति का चाणक्य माना जाता है। शाह की चुनाव प्रबंधन की ताकत का सबसे पहला नमूना 1991 में तब देखने को मिला जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव के दौरान शाह की रणनीति ने आडवाणी की राह को काफी आसान कर दिया।
ऐसा करते करते शाह राजनीति के दांव पे सीखते गए और फिर 1995 में बीजेपी की गुजरात में पहली बार सरकार बन गई। ग्रामीण इलाकों में उस समय कांग्रेस मजबूत मानी जाती थी, लेकिन शाह ने मोदी के साथ मिलकर गांवों में ही जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया और बीजेपी ने पहली बार राज्य में सरकार बना डाली। इसके बाद कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इस जोड़े ने खेल समितियों से भी कांग्रेस को बाहर कर दिया। फिर जब 2020 में पहली बार नरेंद्र मोदी 2000 में पीएम मोदी सीएम बने, अमित शाह को सबसे अहम गृह विभाग सौंपा गया। गोधरा कांड से लेकर अनुच्छेद 370 में बदलाव जैसे कई मामलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अमित शाह का मुरीद बन चुका है। वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का फिलहाल कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हालांकि ब्रांड मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, यह दिलचस्प सवाल है। दरअसल इसका जवाब भारत को मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, और रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शशिकांत तिवारी जी से। शशिकांत जी, अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन किसी भी देश की राजनीति में की मजबूती के लिए, उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारी तो स्वाभाविक रूप से उभरता ही है। ऐसे में अगर अमित शाह जी का नाम सामने आ रहा है तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं या पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए शुक्ला जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ थोड़ा क्राउड है और थोड़ा म्यूजिक बज रहा है, तो आवाज आपकी कम मिल रही है। लेकिन जो मुझे आपकी बात सुनाई दी है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, और वर्तमान में मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराधिकारी में विश्वास करके ऐसी कोई पार्टी रणनीति नहीं बनाती है। जब किसी को प्रधानमंत्री बनना होगा तो भारतीय जनता पार्टी उस समय उस पर विचार करेगी और संसदीय दल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करता है, और उसको जब चुनाव में आना होता है फिर सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के सर्वमान्य नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। उस समय अगर कोई कहे कि इनका उत्तराधिकारी कौन हो तो कहना मुश्किल था। उत्तराधिकारी शब्द तो पारिवारिक पार्टियां जो हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां, ये उत्तराधिकारी चुन करके अपने बेटे बेटी को बताते हैं कि यही हमारा उत्तराधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई उत्तराधिकारी शब्द है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे देश में मोदी जी जैसे जिस प्रकार से आज तीसरी बार लोकसभा का प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये परिवर्तन तो इस पृथ्वी का नियम है। एक समय आएगा कि अगर परिवर्तन होगा तो उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और संसदीय दल और सांसद मिल करके जिसको चुनेंगे वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, जहाँ तक अगर आपने नाम लिया अमित शाह जी का, हमारे देश के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। आज गृह मंत्री के रूप में कितना उन्होंने देश को स्थिरता दिया है। हमारे देश में किस प्रकार से नक्सलवाद कम हुआ, दंगे नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना हुआ है। बहुत से, देखिए, ये हमारी पृथ्वी रत्न गर्भा पृथ्वी है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रत्न गर्भा है। बहुत से रत्न हैं जो समय आने पर उनका चयन किया जाएगा। अमित शाह जी ने ठीक ही कहा कि उत्तराधिकारी जैसी कोई बात नहीं। उत्तराधिकारी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक फिर सवाल उठ रहा है कि जो 75 साल का आप लोगों ने एक वो बनाया हुआ फ्रेमवर्क, जिसमें उससे उम्र दराज वाले नेताओं को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसको कहते हैं मार्गदर्शक मंडल। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ये प्रक्रिया मोदी जी के लिए भी लागू होगी? देखिए, मोदी जी तो सर्वमान्य नेता हैं। आज तो पार्टी और पूरा देश, पार्टी ही नहीं पूरा देश चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, और इसी तरह देश चाहता रहा तो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहेगा। अब ये मोदी जी समय आने पर स्वयं तय करेंगे कि आगे उनको नेतृत्व देना है कि नहीं देना है, लेकिन पूरा देश तो चाहता है, पार्टी चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से विश्व में हम आगे बढ़ रहे हैं।
अंतरिक्ष में किस प्रकार हम जा रहे हैं। और पूरा प्रधानमंत्री नेतृत्व का जो मोदी स्वास्थ्य जी भी के इस तरीके से है कि उम्मीद की जा सकती है कि अगले 10 साल तक वही प्रधानमंत्री रहे, ऐसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और सक्षम नेतृत्व देने वाला हमारा प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है, तो भारत के लोग इससे वंचित होना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ऐसा नेतृत्व जो दुनिया को दिशा दे रहा है वो हमारे भारत को भी दिशा दे। निश्चित रूप से मोदी जी के रहते मोदी जी का नेतृत्व सबके लिए जरूरी है, सब लोग चाहते हैं। आज इसीलिए लोकप्रिय नेता हैं, पूरा देश उनको प्रधानमंत्री बनाया है और आप वो पूरे देश को दिशा दे रहे हैं। चलिए ठीक है। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। रवि अरोड़ा जी, इस तरह की जो कयासबाजी लग रही है वह स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए जरूरी मानते हैं या गैर जरूरी मानते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो अभी तक प्रोटोकॉल चलता आ रहा है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया जाएगा। ऐसे में देश की जनता तो बेशक आज का जो मूड है देश का वो यही है कि मोदी जी बने रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बाकी नेताओं के नाम आ रहे हैं, चाहे अमित शाह जी की बात करें, चाहे नितिन गडकरी की बात करें, या योगी आदित्यनाथ की बात करें, राजनाथ सिंह जी की बात करें, या शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, सभी कद्दावर नेता हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले सवाल में ही सबसे बड़ा जो आंसर है वो उसी के अंदर है कि क्या मोदी जी के बाद क्या मोदी जी को इस पद से दरकिनार किया जाएगा, उनको क्या किसी और क्या उनको राष्ट्रपति के लिए कोशिश की जाएगी, क्या वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। रवि अरोड़ा जी जो सवाल पूछ रहे थे उसका सीधा जवाब यही है कि देश में अगर फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप रहे तो आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को कोई डिगा नहीं सकता है, उसकी नीतियों से कोई हिला नहीं सकता है। इसी कारण से ये उत्तराधिकारी की बात सामने आती है। शशिकांत तिवारी जी, रवि अरोड़ा जी का फोन कट गया, अभी हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन आप भी यह मानते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से संगठन को लेकर आगे बढ़े हैं अमित शाह, जिस तरीके से सरकार को लेकर आगे बढ़े हैं अमित शाह, उनके मुकाबले कोई दूसरा व्यक्ति उस तरीके से नहीं दिखता है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपके बात से सहमत हूं कि जब से अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कितना गति आ गई। भारतीय जनता पार्टी को किस पैमाने पर ऊंचाइयों को उन्होंने ले गए, और यहाँ तक कि पूरे देश में एक पन्ना प्रमुख जैसा कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक का जो संगठन में लोग मोबिलाइज हुए और सारे कार्यकर्ता एक साथ पूरे देश में। शशिकांत तिवारी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए अपडेट कर दूं कि जो पन्ना प्रमुख है, इसी तरह की कई योजनाएं सारी पार्टियों में चलती हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का भी कार्यप्रणाली देखा हूं, समाजवादी का भी देखा हूं। तो पन्ना प्रमुख आपकी खोज हो सकती है, लेकिन वो प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। जी हाँ, ठीक बात है, लेकिन एक्सक्लूड करना एक बहुत बड़ी बात है। एक कंसेप्ट को मतलब उसको ऊंचाई पे ले जाना एक बहुत बड़ा वो नेतृत्व को दर्शाता है कि किसके नेतृत्व में उसको ऊंचाई पे ले जाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी को जो नई ऊंचाई मिली वो अमित शाह जी के नेतृत्व में मिली। अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह के भी उन्होंने अपने कामकाज को पूरे देश को दिखलाया, और उसके बाद से गृह मंत्री होकर के भी पूरे देश को दिखलाया। 370 जैसे मुद्दों पर जिस प्रकार से वो अधिक खड़ा होकर के सदन में बोल करके और देश को सरदार पटेल की उन्होंने याद दिलाई कि किस प्रकार से देश के एकीकरण के लिए और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए किस प्रकार से कोई नया नेतृत्व सरदार पटेल के बाद मिला, तो अमित शाह जी का नेतृत्व मिला। अमित शाह जी का नेतृत्व मिला। जी रवि अरोड़ा जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। रवि अरोड़ा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अमित शाह बनाम योगी का खेल शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनावों में तो पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने, जब टिकटों के बंटवारे की बात चल रही थी तो कई सीटों पर जो है केंद्र की तरफ से या सेंट्रल कमेटी की तरफ से उनको दरकिनार रखा गया। तो ऐसे में भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने की मेन सीढ़ी है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, और खासकर उत्तर भारत के अंदर जो दबदबा
खासकर योगी आदित्यनाथ ने बनाया है हिंदी भाषी राज्यों के अंदर, वह बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात सही है कि लोग, जनता जनार्दन जो है, आज की देश की जनता जो है, देखिए मैं इन सर्वों को नहीं मानता, क्योंकि देश की जनता आज अगर मोदी जी के बाद बात करती है तो योगी जी की बात करती है। और बेशक से यह बात सही है कि अमित शाह जी ने बहुत काम किया है, 370 हटाने का दम नहीं था किसी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रणनीति तैयार करके वहां पर धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बनाया, उसके अलावा भी जो कई ऐसे काम। रवि अरोड़ा जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से अमित शाह जी की जो स्वीकार्यता है वो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक फैल चुका है, यानी दक्षिण भारत के राज्यों में भी उनकी स्वीकार्यता एक अलग स्तर पे दिख रही है। मुझे लग रहा है मोदी जी के बाद वो पहले ऐसे नेता हैं जिनका दक्षिण भारत में भी अच्छा खासा दखल है, एक स्तर की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ऐसा नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। इसीलिए इनकी तुलना योगी जी से करना या किसी और नेता से करना थोड़ा सा बेमानी लगता है। आपका क्या कहना है रवि अरोड़ा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। खासकर जब से मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है, ये गुजरात से है, जब वो मुख्यमंत्री थे, ये गृह मंत्री हुआ करते थे, तब से काम करते रहे। जिस प्रकार से गुजरात मॉडल पूरे देश ने देखा, उसके बाद देश की केंद्र की राजनीति में है, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने अमित शाह जी। मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है कि मोदी जी खुद भी चाहेंगे कि अगर उनके बाद उनकी कुर्सी किसी को मिले तो अमित शाह को मिले। लेकिन मैं समझता हूं, रवि अरोड़ा जी एक मिनट, आप कह रहे हैं मोदी जी खुद चाहेंगे कि उनके बाद उनकी कुर्सी अमित शाह जी को मिले, इसका क्या कारण होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की, जब गुजरात के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद तब से जो है अमित शाह उनके साथ हैं, और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, हर रणनीति पर उन्होंने काम किया, बीजेपी को कई राज्यों में जीत दिलाई, लगातार जीत दिलाई, और कई पूरे एक दशक तक जीत लगातार दिलाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तय है कि अमित शाह की काम करने की रणनीति, वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मोदी जी भी चाहेंगे अगर उनकी सीट किसी को मिले तो वो अमित शाह को मिले, और शायद इस बात को लेकर ही कहीं ना कहीं ये रणनीति तैयार की गई थी लोकसभा चुनावों में भी, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिला। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, अब संघ की क्या भूमिका रहने वाली है, यह भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि संघ भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का नाम आगे भेजने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में बहुत सारे पहलू रहेंगे। देखिए, जो आरएसएस को समझते हैं, जो जानते हैं, उनको मालूम है कि संघ हमेशा सुझाव देता है, ना कि अपनी तरफ से किसी का नाम बढ़ाता है। दूसरा विषय ये है कि आरएसएस की पसंद कौन है। आरएसएस का शुरू से रहा है जो उसकी नीति पे, नियम पे चलेगा, उसी को समर्थन देंगे। यहाँ तक कि अगर कांग्रेस भी इस नीति और नियम पे चल रही है जिसमें राष्ट्र सबसे आगे है, सर्वोपरि है, तो वह कांग्रेस को भी समर्थन देने में गुरेज नहीं करती है। बात यह है कि आरएसएस की नीतियों का पालन कौन कर रहा है। तो बीजेपी की राजनीति देखेंगे तो क्या मोदी जी, क्या अमित शाह जी, क्या योगी जी, क्या गडकरी जी, क्या राजनाथ सिंह जी, सब के सब अपने आप को स्वयं सेवक कहते हैं और अपनी प्रतिबद्धता से बंधे हुए हैं, इस राष्ट्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता से बंधे हुए हैं। तो इसलिए आप मान लेना कि राष्ट्र आरएसएस किसी भी नेता के बीच में भेदभाव करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। जी रवि अरोड़ा जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरएसएस के मन में क्या है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो एक खटास सी नजर आ रही थी, खासकर लोकसभा चुनाव के समय पे भी जो देखने को मिली, तो ऐसे में आने वाले टाइम में क्या रणनीति होगी, 5 साल का समय है, बहुत लंबा समय है, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। और खासकर ऐसे इस 5 साल में, आने वाले 5 साल में यह तय करेंगे कि आने वाला उत्तराधिकारी बीजेपी का आखिर कौन होगा। पर मुझे नहीं लगता कि उत्तराधिकारी की अभी बात आने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी जो है मोदी जी पहली पसंद बने हुए हैं देश की। उत्तराधिकारी का सवाल मैं फिर बता रहा हूं, उत्तराधिकारी सवाल इसलिए हो रहा है ताकि किसी को एक गलतफहमी ना हो कि किसी एक व्यक्ति के रहने से पार्टी के नियम जो अभी चल रहे हैं, जो नीतियां चल रही हैं, जिनका पालन हो रहा है, वह बदल जाएगा दूसरे आदमी के आने से। तो इसीलिए सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप से इससे क्लियर होता है कि चाहे व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्था महत्वपूर्ण है, और संस्था में भी वो लोग महत्वपूर्ण हैं जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार है। और ऐसी कई लीडरशिप, कई नेता सामने आ चुके हैं। और एक तरीके से जो इन लोगों का संस्कार रखा जाता है, जो ट्रेनिंग होती है,
स्वयंसेवक के तौर पे समाज में अपने स्तर पे इन लोगों का जो घुलना मिलना होता है, दशकों तक ये लोग पहले आम आदमी की तरीके से, आम कार्यकर्ता की तरीके से घर घर जाते हैं, वो एक विशेष प्रशिक्षण के जरिए नेता बनते हैं। शशिकांत जी, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता बनने में? प्रसून जी, सवाल मुझसे है? जी प्रसून जी, आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिशा देने का काम करता है, राष्ट्रवाद को लेकर के राष्ट्र धर्म पे चलने की सलाह देता है, राष्ट्र को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, किस तरह विकसित बनाएंगे, इसकी सलाह देता है। वो 1 to 1 वो किसी नाम को आगे बढ़ाने में उसकी कोई न रुचि होती न भूमिका रखता है। संघ की कार्यप्रणाली में यह नहीं आता है कि किसी के नाम को आगे करना और पीछे करना। हाँ, ये जरूर है कि एक समय आता है, एक समय, आज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी प्रधानमंत्री जी थे और आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो परिवर्तन तो पृथ्वी का नियम है, आगे फिर कोई होगा, आने वाले समय में फिर कोई होगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन में राष्ट्रवाद को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, देशभक्ति को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, देश को किस तरह विकसित राष्ट्र बनाना है और किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, इस पे भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्य करती रही है और इसको नेतृत्व मिलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है। तमाम नेता हैं जो मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार हैं। अमित शाह जी का अगर नाम ले तो देखिए, अमित शाह जी किस प्रकार से कदम बढ़ा के और मोदी जी के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज योगी जी को देखिए, उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से संभाले हुए हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इसी प्रकार से हमारे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्थापित किया कि किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और ये सारा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व का करिश्मा है कि सारे धीरे धीरे सभी राज्य जो है ठीक होते जा रहे हैं, उनको वहाँ की समस्याएं कम होती जा रही हैं। नक्सल, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र से नक्सल देखिए किस प्रकार से 65%, अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि नक्सलवाद 65% उस पर कंट्रोल हुआ है। इसी तरह से जिस तमाम समस्याओं पे किस प्रकार से काम किया गया है, चाहे अमित शाह जी ने काम किया, वो योगी जी ने काम किया, और इसके अलावा हम नाम जिनका नेम ले रहे हैं वो भी हमारे नेताओं ने, सभी लोगों ने काम किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। रवि अरोड़ा जी, ये आखिरी सवाल आपसे, जो नई लीडरशिप दिख रही है, अमित शाह जी, योगी, गडकरी, क्या हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा और प्रखर होगा और ज्वलंत होगा या इसमें कुछ कमी आएगी? रवि अरोड़ा जी। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्रवाद की बात तो के बिना तो अब जो आने वाला टाइम है उसके अंदर बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लड़ाई पे आगे आ रहे हैं, उनके सबके चेहरे कट्टर हिंदूवाद के हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह अब मुहिम आगे बढ़ने वाली है, 100% होगी, क्योंकि देश की जनता भी अब चाहती है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात आगे हो। और ऐसे में मुझे लगता है क्योंकि लोगों की सोच, आइडियोलॉजी जब इस प्रकार की बन जाती है तो ऐसे में नेताओं को भी वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा तो अभी 5 साल तो अभी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। लेकिन उसके बाद अगर सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार है, यही चिंता का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, अभी मौजूदा हालात देखते हुए साफ है कि मोदी की सरकार कोई भी समझौता नहीं कर रही है। आने वाले समय में भी राष्ट्र हितों से जो लोग मोदी को जानते हैं, अमित शाह जी को जानते हैं, योगी को जानते हैं, गडकरी को जानते हैं, राजनाथ सिंह को जानते हैं, ये मान लेना चाहिए कि ये ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में देश के नाम पर कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी। उत्तराधिकारी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विकल्प के तौर पे कौन लोग आ रहे हैं, देश को क्या दिशा मिलेगी, क्या दशा मिलेगी, इससे यह साफ होता है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।